हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल कंटेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे सुरेंद्र की सिसरली की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और ये हिंदी में इस बुक की ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि तंत्रिका तंत्र और ग्रंथियों का अध्ययन हम क्यों करते हैं। कोई तो रीज़न होना चाहिए हमारे पास कि साइकोलॉजी में हम क्यों इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो जो हमारे इनक्रेडिबल ऑर्गन्स हैं, तो उनके बारे में जाने बिना हम कैसे अपने व्यवहार, विचार या कार्यों को समझ सकते हैं। जो हमें काम करने, सोचने और प्रतिक्रिया करने की अनुमति देते हैं हमारे ऑर्गन्स, उनके बारे में अगर हम जान जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्यवहार और विचार और हमारे जो काम हैं हम उनको किस तरह से करते हैं। अगर हम इस बात को समझ लें कि जो हमारा मस्तिष्क है, तंत्रिकाएं हैं, ग्रंथियाँ हैं, वो किस तरह से हमारे भावनाओं, विचार और व्यवहार को नियंत्रित करती हैं और ये आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, तो सही में हम जो मानव है, जो उसकी जटिल संरचना है, उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी में, बायोसाइकोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर नेट के पर्सपेक्टिव से देखें या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो भी बायोलॉजी को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले कुछ लेसन्स में मैं आपको सिसरली की बुक के अकॉर्डिंग बायोलॉजी को पढ़ाऊंगी और उसके बाद हम पिनल की बुक से बायोलॉजी को डीप में पढ़ेंगे। न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम, ब्लूडिंग द नेटवर्क। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमारे नेटवर्क को किस तरह से बनाता है या वो किस तरह से उसकी संरचना होती है, इसमें हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो हमारा अध्याय है, ये कोशिकाओं, रसायनों और अंगों की एक जटिल प्रणाली का पता लगाएगा जो हमारे व्यवहार, विचारों और कार्यों को उत्पादन करने के लिए एक साथ काम करते हैं। इस जटिल व्यवस्था का जो पहला हिस्सा है वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम। कोशिका, जो कि एक कोशिकाओं का नेटवर्क है जो हमारे शरीर के सभी हिस्सों से और उसके आसपास से जानकारी है जो वो पहुंचाता है और हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सब कुछ आ जाता है। तो जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है हम उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। जो तंत्रिका विज्ञान है या जो न्यूरोसाइंस का क्षेत्र है, वो जीव विज्ञान की एक शाखा है जो कि मस्तिष्क, न्यूरॉन, तंत्रिकाओं और तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित है, जो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो यानी कि न्यूरोसाइंस के अंतर्गत हम इन चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोसाइकोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, जो तंत्रिका विज्ञान की शाखा है। जो तंत्रिका विज्ञान है वो किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। और बायोलॉजिकल साइकोलॉजी और बिहेवियरल न्यूरोसाइंस किसकी शाखा है? तंत्रिका विज्ञान की। जो ये क्या काम करता है? मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, व्यवहार और सीखने के जैविक आधारों पर केंद्रित होता है ये, और मनोविज्ञान में जैविक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ ये हमारा प्रथम क्षेत्र है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान देने की है कि जो बायोसाइकोलॉजी और बिहेवियर न्यूरोसाइंस है वो न्यूरोसाइंस का एक पार्ट है और जो न्यूरोसाइंस है वो बायोलॉजी का एक पार्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सेंटियागो रोमन वाई काजल, इनका आप नाम अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि इन्होंने ही न्यूरॉन के बारे में बताया था। जो स्लाइड्स और ब्रेन टिश्यूज का अध्ययन करने वाले एक डॉक्टर थे, उन्होंने 1887 में पहली बार यह सिद्धांत दिया था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो व्यक्तिगत कोशिकाओं से बना होता है। जैसे कि त्वचा कोशिकाएं होती है वो फैट होती हैं, लेकिन मांसपेशियों की कोशिकाएं जो होती हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रेची होती है। तो इन्होंने क्या बताया था? 1887 में पहली बार बताया था कि जो तंत्रिका तंत्र है वो व्यक्तिगत कोशिकाओं से बना है और जो हमारी त्वचा कोशिकाएं हैं या जो हमारी स्किन सेल्स है वो फैट होती हैं, लेकिन जो हमारी मसल्स की सेल्स है वो लॉन्ग और स्ट्रेची होती है। अधिकांश कोशिकाओं में तीन चीज़ होती है, यानी कि अधिकांश सेल्स में तीन चीज़ होती है, एक नाभिक, एक कोशिका पिंड और एक कोशिका झिल्ली। नाभिक एज ए न्यूक्लियस, कोशिका पिंड एक सेल बॉडी और एक कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि इन्हीं का यूज़ हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो एक साथ रहती हैं।
न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की एक विशिष्ट कोशिका है जो प्रणाली के भीतर संदेश प्राप्त करती है और भेजती है। यानी कि न्यूरॉन ही वो सब कुछ है जो कि हमारा संदेश लेता भी है शरीर के दूसरे ऑर्गन्स से और उनको एक्शन करने के लिए संदेश देता भी है। न्यूरॉन की सबसे पहले खोज की थी सेंटियागो रोमन वाई काजल ने। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना क्योंकि ये एक एग्जाम का क्वेश्चन बन जाता है। अन्य कोशिकाओं से संदेश प्राप्त करने वाले न्यूरॉन के हिस्सों को डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट जो है वो सेल बॉडी या सोमा से जुड़े होते हैं। जो सेल का वो हिस्सा होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और पूरे सेल को जीवित और क्रियाशील रखता है। यानी कि जो हमारा सेल बॉडी है उसके अंदर हमारा जीव होता है या न्यूक्लियस होता है जिसकी वजह से हमारा जो सेल है पूरा का पूरा न्यूरॉन है वो जीवित रहता है। और जो सेल बॉडी है उसमें से छोटी छोटी सी पेड़ की टहनियों जैसी कुछ शाखाएं होती हैं जिनको कि डेंड्राइट्स कहा जाता है। एक्सन जिसको कि ग्रीक के वर्ड एक्सिस या शाखा से लिया गया है, सोमा से जुड़ा एक फाइबर होता है और इसका काम संदेशों को अन्य कोशिकाओं तक ले जाना होता है। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन आगे आए जो पिक्चर आएगी उसमें हम इसको देख लेंगे कि ये किस तरह का होता है और कौन कौन से इसके पार्ट कहाँ कहाँ होते हैं। अभी आप इन पार्ट्स को समझ लीजिए। एक्सन से शाखाओं का अंत कई छोटे छोटे तंतुओं में होता है जिनको एक्सिन टर्मिनल कहा जाता है और उस पर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनमें की सूजन होती है और इसे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल कहा जाता है। टर्मिनल बटन्स साइनेप्टिक नोब भी कहा जा सकता है। यानी कि जो हमारे एक्सन टर्मिनल्स हैं उनको हम किस किस नाम से जान सकते हैं? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, टर्मिनल बटन्स और साइनेप्टिक नोब्स। अन्य तंत्रिका तंत्र के संचार के लिए जिम्मेदार है। इस चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा एक्सन। तो सबसे पहले हमारी जो है बात की गई है सोमा या सेल बॉडी की जिसके कि चारों तरफ बहुत सारी डेंड्राइट्स होती हैं। आप इसको पिक्चर में देख लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले हमने बात की थी सोमा की। तो ये हमारी सोमा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल सा यहाँ पे। और ये जिसके आसपास ये टहनियों की जैसे संरचना है ये डेंड्राइट होती हैं। उसके बाद हमने बात की थी एक्सन के बारे में। तो जो ये एक लंबी सी शाखा गई हुई है ये एक्सन है और ये अलग अलग टाइप के न्यूरॉन दिखाए गए हैं एक ही पिक्चर के अंदर। तो आप इनको देख लेना। और ये जो एक्सन के बाद फिर से कुछ शाखाएं निकली हुई हैं इनको हम बोलते हैं एक्सन टर्मिनल या साइनेप्टिक नोब्स। और आप देख सकते हैं कि जैसे एक्सन के ऊपर एक परत के टाइप कुछ गोल गोल सा चढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। और ये माइलिन शीट आप देखना कि बीच बीच में कहीं कहीं से कटी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं नोट्स ऑफ रेनिवेयर। क्योंकि ये जो कटी हुई शीट है इसकी वजह से न्यूरॉन की गति और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अभी आपने इस पिक्चर को अच्छे से देख लेना कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है, हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं। और जो हमारा सोमा है, सोमा के सेंटर में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के लिए पॉइंट आउट हुआ है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और इसकी वजह से जो हमारा सोमा है वो जीवित रहता है। वैसे तो न्यूरॉन के जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएंगे, लेकिन एज ए बेसिक बुक हम इनको ही पढ़ेंगे और इनके ही काम के बारे में जानेंगे। मस्तिष्क का जो अन्य पार्ट होता है 90% अन्य पार्ट है वो ग्लियल कोशिकाओं से या जिसको गिला सेल्स भी कहते हैं उनसे बना होता है। ये एक प्रकार की संरचना के रूप में काम करती हैं जिस पर न्यूरॉन विकसित होते हैं। यानी कि न्यूरॉन को पोषण देने के लिए या न्यूरॉन के रखरखाव के लिए जो सेल्स जिम्मेदार होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्लिया सेल्स। और ये ग्लिया सेल्स हमारे मस्तिष्क का 90% तक का हिस्सा होती है। ग्लिया सेल पर न्यूरॉन जो है विकसित होते हैं, काम करते हैं और ये न्यूरॉन्स को पकड़ के रखते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स की हर एक्टिविटी इनके ऊपर डिपेंड करती हैं। कई अलग अलग प्रकार की ग्लिया कोशिकाएं हैं जो विभिन्न कार्य करती हैं। जैसे कि न्यूरॉन को पोषक तत्व प्रदान करती हैं, मरने वाले न्यूरॉन के अवशेषों को साफ करती हैं, न्यूरॉन और अन्य ग्लिया कोशिकाओं के साथ संचार करती हैं, न्यूरॉन के लिए इंसुलेशन प्रदान करती हैं। और इस तरह से जो ग्लिया कोशिकाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और ये न्यूरॉन के लिए हर तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं या हर तरह से न्यूरॉन के लिए ये काम करती हैं। ये हमारी होमोस्टेसिस को भी बनाने में मदद रखती हैं या तंत्रिका तंत्र में संतुलन की भावना को ये बढ़ाती हैं। उन्हें जो हमारी ग्लिया सेल्स है आजकल के टाइम में हम इनको तेजी से पार्टनर सेल के रूप में समझ रहे हैं, ना कि किसी सपोर्टिव सेल के रूप में। यानी कि ग्लिया सेल्स को भी हम न्यूरॉन के बराबर ही हक देने में लगे हुए हैं और उनको हम आजकल पार्टनर सेल का नाम देने के ऊपर काम कर रहे हैं और पहले इनको हम सपोर्ट सेल्स कहते थे।
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अल्जाइमर डिसऑर्डर जैसे जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर हैं, और जो हमारी साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं जैसे कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और सीजोफ्रेनिया जैसी कई तरह की जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, उनमें जो इनकी ग्लिया सेल्स की भूमिका की संभावित जांच की जा रही है। और साइनेप्टिक कनेक्टिविटी को प्रभावित करने और विशिष्ट तंत्रिका नेटवर्क में न्यूरॉन के भी संचार को सुविधाजनक बनाने के द्वारा ग्लिया सेल्स भी सीखने, व्यवहार और तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यानी कि इतने सारे डिसऑर्डर के नाम दिए गए हैं जिनमें कि जनरेटिव डिसऑर्डर हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर भी हैं और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी हैं। इनके काम में, इन डिसऑर्डर के लिए जो ग्लिया सेल्स है उनकी भूमिकाओं की जांच हो रही है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जो हमारी ग्लिया सेल्स हैं, न्यूरॉन्स के अलावा, मतलब न्यूरॉन्स तो इस काम को करते ही हैं, उनके अलावा ग्लिया सेल्स को भी हमने सीखने, व्यवहार करने और तंत्रिका तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देखा है। तो विशेष प्रकार की ग्लिया सेल्स होती हैं जिन्हें ओलिगोडेंड्रोसाइट से श्वान कोशिकाएं कहा जाता है। वैसे तो जो ग्लिया सेल्स है वो हमारी 4 या 5 तरह की होती है, लेकिन अभी हम इन 2 मेन के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वसायुक्त पदार्थों की एक परत को उत्पन्न करती है जिसे माइलिन शीट कहा जाता है। यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट और जो श्वान सेल है, ये दोनों ही वसा पदार्थों की परत को उत्पन्न करती है जिसको कि हम माइलिन शीट कहते हैं। और जो माइलिन शीट मैंने आपको पीछे दिखाया था, एक्सन के ऊपर एक गोल गोल स्ट्रक्चर मोटा सा, उसको माइलिन शीट कहते हैं। जो हमारी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है वो मस्तिष्क में और रीढ़ की हड्डी यानी कि जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ये माइलिन शीट का उत्पादन करती है। और जो श्वान सेल्स हैं या श्वान गिलियां हैं वो शरीर के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का उत्पादन करती है। तो ये बिल्कुल नेट का क्वेश्चन है और नेट में कई बार पूछा भी जा चुका है। जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और जो श्वान सेल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारी माइलिन शीट है उसका उत्पादन करती है। यहाँ आप ये बात ध्यान रखना कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो 30 to 40 लेयर जो माइलिन शीट है उसका उत्पादन करती है और जो हमारी श्वान सेल है वो सिंगल लेयर माइलिन शीट का उत्पादन करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट इसलिए इतनी ज़्यादा जो माइलिन शीट है उनका उत्पादन करती हैं क्योंकि ब्रेन के अंदर अगर कोई न्यूरॉन डेड हो जाता है तो वो डेड ही हो जाता है, या अगर किसी की माइलिन शीट खत्म हो गई तो वो डेड हो जाता है, दोबारा से वो रिप्रोडक्टिव नहीं हो पाता। यानी कि अगर जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वो डेड हो गए तो दोबारा से नए न्यूरॉन नहीं बनेंगे। इसलिए जो हमारे ब्रेन की जो एक्सन है उसकी माइलिन शीट इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। और श्वान सेल क्योंकि हमारे पेरिफेरल में बनाती है इसको, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दोबारा से जो न्यूरॉन्स है वो रिप्रोडक्ट हो सकते हैं, इसलिए इनकी जो लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है। माइलिन कोटेड एक्सन्स के बंडल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में केबल्स के रूप में एक साथ यात्रा करते हैं और जिनको ट्रैक्ट कहा जाता है। और परिधीय तंत्र में इन बंडल्स ऑफ एक्सन को नर्व्स कहा जाता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो हमारे माइलिनेट कोटेड एक्सन्स हैं उनके बंडल को ट्रैक्ट कहा जाता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्हीं बंडल्स को हम नर्व कहते हैं। तो ये पोर्शन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लेना या लर्न कर लेना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। जिन स्थानों पर माइलिन शीट को बम्प है वे वास्तव में नोड्स एक्सन पर छोटे छोटे स्थान हैं जो माइलिन में नहीं आते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे माइलिन शीट छोटी छोटी जगह पर दबी हुई थी या कटी हुई थी, उसको हम नोड्स ऑफ रेनिवेयर बोलते हैं या इनको नोब्स एक्शन भी बोल सकते हैं। अक्ष तंतु में माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड वर्गों में थोड़ा अलग विद्युत गुण होता है। यानी कि जो माइलिनेटेड जो हमारे एक्सन्स हैं वो जल्दी मैसेज को कन्वर्ट कर देते हैं और जो अनमाइलिनेटेड है वो देर से मैसेज को आगे फॉलो कर पाते हैं। प्रत्येक नोड पर कहीं अधिक आयन चैनल्स होते हैं, इस वजह से हमारी माइलिन शीट वाले जो एक्सन्स है वो जल्दी मैसेज को फास्ट मैसेज को कन्वे कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आयन चैनल्स भी होते हैं हर नोड के ऊपर। मल्टीपल स्क्लेरोसिस या जिसको MA नामक बीमारी में माइलिन शीट जो है वो नष्ट हो जाता है और इसमें जो व्यक्ति है वो अपनी प्रतिरक्षी प्रणाली द्वारा इस तरह के काम होते हैं। और MS के शुरुआती लक्षणों में थकान, दृष्टि में बदलाव, संतुलन की समस्या और स्तब्ध हो जाना, झुनझुनी या हाथ पैर की मांसपेशियों कमजोरी शामिल हो सकती है। MS के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि झटकेदार गति होती है इसमें, और इस तरह के पर्सन की जो एक्सन्स के ऊपर की माइलिन शीट होती है वो नष्ट हो जाती है और इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको आप लर्न कर लेना, UGC नेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जनरेटिंग द मैसेज विद इन द न्यूरॉन, द न्यूरल इम्पल्स। अब हम थोड़ा सा न्यूरल इम्पल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। कोशिकाओं के अंदर और बाहर एक सेमी लिक्विड जेली के जैसा घोल होता है जिसमें अवशेषित कणीय आयंस होते हैं, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के आयन कोशिकाएं जो होती हैं वो हमारी कोशिका के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कोशिका के अंदर भी है और बाहर भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कोशिका के अंदर का चार्ज है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है और जो कोशिका के बाहर का चार्ज है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है। कोशिका के अंदर आयनों को सापेक्ष आवेशित अधिकतर ऋणात्मक होता है और कोशिका के बाहर आयनों का सापेक्ष आवेग अधिकतर विसरण के कारण धनात्मक होता है, जिससे आयनों की प्रक्रिया चलती है। हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन, आयनों की प्रक्रिया किस तरह से चलती है? हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ। सेल मेम्ब्रेन अपने आप में सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल जिसका मतलब होता है कि कुछ अणु तो स्वतंत्र रूप से झिल्ली के अंदर गुजर सकते हैं जबकि अन्य नहीं गुजर सकते, तो इसलिए इसको हम सेमी परमेबल कहते हैं। यहाँ पे सेमी परमेबल का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये भी नेट का एक क्वेश्चन बन जाता है। बायोसाइकोलॉजी के हिसाब से जो सिसरली की बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कुछ इसमें नेट में से मिल जाता है। कोशिका के अंदर छोटे पॉजिटिव चार्ज किए गए पोटासियम आयन और बड़े नकारात्मक चार्ज प्रोटीन आयन दोनों की सांद्रता होती है। यानी कि जो हमारा सेल है उसके अंदर बड़े बड़े पोटासियम आयन जिसको कि के से दिखाते हैं और जो हमारे प्रोटीन आयंस हैं वो भी कोशिका के अंदर होते हैं। यानी कि ये दोनों ही हमारे कोशिका के अंदर होते हैं। सेल के बाहर सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए सोडियम आयन और नकारात्मक चार्ज किए गए क्लोराइड आयन बहुत सारे होते हैं। यानी कि आपको ध्यान देना वाली बात है कि अंदर कौन कौन से होते हैं? पोटासियम और नेगेटिव प्रोटीन होते हैं और बाहर जो होते हैं पॉजिटिव सोडियम आयंस होते हैं और नेगेटिव क्लोराइड आयंस होते हैं। लेकिन वे सेल झिल्ली में प्रवेश करने में असमर्थ है जब सेल आराम पर है। जो बाहर वाले आयंस है वो सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं जब हमारी सेल रेस्ट कर रही होती है। सोडियम आयन झिल्ली के चारों ओर स्थित होंगे। आवेशों में यह अंतर विद्युतीय समता बनाता है। जब सेल आराम कर रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, क्योंकि सेल आराम पर है और विद्युत समता जो है वो अपने एक स्टेट पर है। अंदर की जो नेगेटिव चार्ज होता है वो -70 होता है। आप इसको लर्न कर लेना, बहुत बार मैचिंग में ये आ जाता है। जब सेल आराम पर होता है तो सोडियम आयंस प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेल झिल्ली में ये सभी चैनल होने के बावजूद बड़े सोडियम आयनों के लिए विशेष चैनल अभी तक खुले नहीं हैं। यानी कि जो हमारी झिल्ली है, जैसे मैंने आपको बताया था सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल का मतलब है कुछ अणु आ सकते कुछ नहीं आ सकते। तो जो हमारे सोडियम आयंस है उनके जो वो क्योंकि वो बड़े हैं, मैंने पीछे आपको बताया बड़े सोडियम आयंस, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उनके लिए किसी विशेष चैनल के खुलने की आवश्यकता होती है जो साइज में बड़े होते हैं और तभी वो अंदर आ सकते हैं। लेकिन जब कोशिका को एक अन्य कोशिका से एक मजबूत पर्याप्त उत्तेजना प्राप्त होती है, यानी कि जब दूसरी सेल से एक सेल को बहुत ज़्यादा हाई स्टिमुलेशन प्राप्त होता है, जिसका अर्थ होता है कि जो हमारी जो सेल है उसकी डेंड्राइट सक्रिय हो गई है, कोशिका झिल्ली उन विशेष चैनलों को खोल देती है। विशेष चैनल यानी कि जो हमारे सोडियम चैनल्स थे। तो इसके एक के बाद एक इस तरह से जो सोडियम आयन है वो उन्हें आने की अनुमति मिल जाती है और वो सेल के अंदर एंट्री कर देते हैं, जिसके कारण कोशिका के अंदर का भाग ज़्यादातर सकारात्मक हो जाता है। क्योंकि जो सोडियम आयन है वो पॉजिटिव हैं, इसलिए जो सेल है उसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कोशिका के बाहर ज़्यादातर नकारात्मक हो जाता है। क्योंकि जो हमारे ये चीज़ हमें देखने को मिलती है फिजिक्स के अंदर कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह नहीं रह सकते हैं, तो जो हमारे बाहर अंदर वाले नेगेटिव चार्ज है कुछ मात्रा में बाहर चले जाते हैं, क्योंकि बाहर का पॉजिटिव चार्ज अंदर आ गया और बाहर भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए बाहर का चार्ज जो है वो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव हो जाता है। इस विद्युत आवेश के उलटने को हम एक्शन पोटेंशियल के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो हमारी विद्युत क्षमता है अब आराम की बजाय वो क्रिया की अवस्था में है। तो आराम की अवस्था में हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल, और जब क्रिया की अवस्था होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। प्रत्येक एक्शन पोटेंशियल सीक्वेंट एक सेकंड का 1000वां हिस्सा लेता है। तो इसको आप देख लेना कितना छोटा होता है, कितने कम टाइम में होता है, एक सेकंड के 1000वें हिस्से में होता है। और इसके जो न्यूरल मैसेज होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, सबसे कम स्पीड इसकी होती है 2 मील प्रति घंटा से, और सबसे छोटे न्यूरॉन्स और उनकी सबसे तेज स्पीड होती है 270 मील प्रति घंटा से। एक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि सेल अब पॉजिटिव इनसाइड और नेगेटिव बाहर उस बिंदु पर है जहां चैनल खोला गया है। एक्शन पोटेंशियल मतलब
जो हमारी सेल है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया है और जो हमारी सेल का बाहरी हिस्सा है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया है। पहला एक्शन पोटेंशियल पास होने के तुरंत बाद सोडियम आयन चैनल बंद हो जाते हैं, जिसके कोई फैन सोडियम आयन प्रवेश नहीं कर पाता है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट उसके बाद में हमारे सोडियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। कोशिका झिल्ली भी शाब्दिक रूप से सकारात्मक सोडियम आयंस की कोशिका के बाहर पंप करती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, एक्शन पोटेंशियल पंप के सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से वो जो है वो पॉजिटिव जो चार्ज है उसको बाहर करती है और जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो अंदर करती है। जब ये काम वो तब तक करती है जब तक कि जो हमारी सेल है वो फिर से क्रिया आयन चैनल को नहीं खोलती है। जब एक न्यूरॉन फायर लगाता है तो ये ऑल और नन फैशन पर फायर लगाता है। ऑल और नन का मतलब ये है कि एक जितनी या तो वो जो हमारी उत्तेजना है चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो बहुत ज़्यादा हो, वो अपनी उसी शक्ति के साथ उत्तेजित होगा और या फिर वो किसी भी उत्तेजना से उत्तेजित नहीं होगा। यानी कि जो हमारा न्यूरॉन है उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उत्तेजना की गति कितनी है, वो अपनी उसी पावर के साथ में उत्तेजित होता है। यही न्यूरॉन या तो पूरी ताकत से फायरिंग कर रहे हैं या फायरिंग नहीं कर रहे हैं। तो न्यूरॉन की आंशिक फायरिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूरॉन है उसके अंदर पार्शियल फायरिंग जैसी कोई चीज़ हो सकती है। अगर न्यूरॉन खुलेगा तो पूरी पावर के साथ खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। ऑल और नन प्रिंसिपल से इस बात को बताया गया है। द न्यूरल इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल। अब आप यहाँ पे कुछ चीज़ देख लेना कि जो न्यूरल इम्पल्स है मैंने उसको बताने की थोड़ी सी कोशिश की है। साइड में हमारा जो वाई एक्सिस है उस पर लिखा हुआ है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि मिली वोल्ट्स के अंदर है। तो जब हमारा -70 पे था तो हमारा जो न्यूरॉन था वो रेस्टिंग पोटेंशियल पर था। लेकिन जैसे ही ये -50 पर गया, जो कि हमारी थ्रेशोल्ड भी है किसी भी एक्शन पोटेंशियल को बनाने के लिए या काम करने के लिए, तो जब ये ऊपर 40 तक चला गया एक्शन पोटेंशियल हो गया। पीछे भी बात की गई है कि जब एक्शन पोटेंशियल होता है तो हमारी ये मेम्ब्रेन के अंदर की सिचुएशन है, तो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल होने के बाद जब ये -70 से भी नीचे आ गया तो ये हमारा हाइपर पोलराइजेशन हो गया। और उसके बाद जब ये -70 पे पहुंच गया तो इसको हम बोल देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो आप ये देखिए कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है और ये हाइपर पोलराइजेशन है, ये इसके बीच में जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप था या जो हमारी सेल एक्टिव होके बाहर के आयंस को बाहर कर रही थी और अंदर वाले जो आयंस थे जो बाहर चले गए थे उनको अंदर लाने का काम कर रही थी। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो न्यूरॉन है वो रेस्ट की पोजीशन में है और इसमें क्या है, जो पॉजिटिव सोडियम आयंस है वो बाहर हैं और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो अंदर हैं। और ये हमारा एक्सन की बात की गई है और हमारी जो न्यूरॉन की सेल बॉडी भी इसमें दिखाई गई है। उसके बाद नर्व इम्पल्स होता है और मूवमेंट ऑफ सोडियम आयंस होने लगता है। और नर्व इम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जो बाहर का चार्ज है वो अंदर जा रहा है और जो अंदर का चार्ज है वो बाहर जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नर्व इम्पल्स जो है वो कंटिन्यूअस है और सोडियम आयंस जो हैं वो पोटासियम आयंस के साथ में आउटसाइड आ गए हैं मेम्ब्रेन के, और जो सोडियम आयंस है वो एंटर करना चाहते हैं अंदर। तो इस तरह से आप इस पूरे पिक्चर के माध्यम से जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है और रेस्टिंग पोटेंशियल है उसको समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को ये नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है और हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है। सेंडिंग द मैसेज टू अदर सेल्स द साइनेप्स। इसमें हम साइनेप्स में अदर सेल्स को मैसेज जो सेंड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो साइनेप्टिक नोब होती है वो खाली नहीं है, इसमें कई लिटिल सैटेलाइट स्ट्रक्चर है जिन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स कहा जाता है। और ये वेसिकल्स जो शब्द है वो लैटिन से लिया गया और इसका अर्थ है लिटिल ब्लिस्टर्स या फुल फिल्ड सैक। साइनेप्टिक पुटिका के अंदर द्रव में केमिकल सस्पेंडेड होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर नाम के पदार्थ अणु के रूप में जानते हैं। ऐसे न्यूरॉन होते हैं जिनमें केवल एक प्राथमिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, लेकिन कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं जिनमें एक से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स पे पाए जाते हैं ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। साइनेप्टिक नोब के बगल में एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। यानी कि अब आप इस तरह से समझिए कि हमने
समझा था हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, डेंड्राइट, सोमा, एक्सन, टर्मिनल बटन्स, या जिसको हम उसके छोटे छोटे, मैंने आपको बताया था, छोटे छोटे नोब्स होते हैं जिनको हम साइनेप्टिक नोब्स बोलते हैं, टर्मिनल बटन्स के किनारों पर। और वहीं से दूसरे वाली जो हमारी डेंड्राइट्स है वो शुरू हो जाती है, यानी दूसरे न्यूरॉन की हमारी डेंड्राइट शुरू हो जाती है। साइनेप्टिक नर्व के बगल में एक और न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। विद्युत आवेश के बजाय एक्शन के अंत में मौजूद पुटिकाओं, जैसे प्री साइनेप्टिक झिल्ली भी कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के अणु होते हैं, यानी कि जो हमारे प्री साइनेप्टिक वाला न्यूरॉन होता है उसके नॉब्स के अंदर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और एक्सन के बगल में डेंड्राइट की सतह होती है पोस्ट साइनेप्टिक झिल्ली। एक प्री साइनेप्टिक झिल्ली के तो जिसके नॉब्स है वो प्री साइनेप्टिक हैं, ये वाले प्री साइनेप्टिक हैं, और जिसके जो डेंड्राइट्स हैं वो पोस्ट साइनेप्टिक है, जिनमें रिसेप्टर साइटें प्रोटीन होते हैं जो एक निश्चित आकार के केवल विशेष अणुओं को इसमें फिट करने की अनुमति देता है, जो केवल एक विशेष कुंजी की होल में ही फिट होते हैं। तो ये इस तरह से जो न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस तरह से बने होते हैं कि वो स्पेशल न्यूरॉन्स के लिए ही फिट हो सकते हैं, यानी कि जिस तरह से ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है उसी तरह से हर न्यूरॉन के लिए रिसेप्टर्स बने होते हैं। आप इसको यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये किस तरह से है। ये साइनेप का थोड़ा सा मैंने दिखाया हुआ है। यहाँ पे ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये हमारी पोस्ट साइनेप्टिक की सरफेस है, यानी कि जो हमारे डेंड्राइट्स है वो हैं। यहाँ पे रिसेप्टर साइट्स हैं और सोडियम आयंस हैं। उसके बाद इधर से नर्व इम्पल्स आएगा। ये पहले वाली जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसका एक्सन है, और ये साइनेप्टिक नॉब है, यानी कि एक्सन के टर्मिनल बटन्स की यहाँ पे नॉब्स दिखाई गई है, और छोटे छोटे से ये जो अणु हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स फिल हुए हैं, और यहाँ से ये निकलेंगे और हर न्यूरोट्रांसमीटर के लिए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर एक आप होल बोल सकते हैं जिसमें कि वो फिट होना है, वही है, और उसी न्यूरोट्रांसमीटर को वो परसीव करेंगे जिसके लिए वो बनाए गए हैं। तंत्रिका तंत्र के आसपास विभिन्न सिनेप्स में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर या कोशिकाओं को चालू कर सकते हैं, जिसे एक उत्तेजक प्रभाव कहा जाता है, या कोशिकाओं को बंद कर देते हैं, जिसे एक निरोधात्मक प्रभाव कहा जाता है। बिल्कुल इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी सिनेप्स प्रभावित हो रही है। यह स्वयं न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है जो उत्तेजक या निरोधात्मक होते हैं, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर का प्रभाव है जो किसी विशेष साइनेप्स के रिसेप्टर साइटों पर या तो उत्तेजक या निरोधात्मक पड़ता है। यानी कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है या तो वो दूसरे वाली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसको उत्तेजित कर सकते हैं, इसलिए उनको हम एक्साइटेटरी इफेक्ट कहते हैं, या वो हमारी जो मैसेज है दूसरी न्यूरॉन में दूसरी नर्व सेल में जाने के लिए उसको वो बंद कर सकते हैं, और इसलिए इसको इनहिबिटरी या निरोधात्मक प्रभाव भी कहा जाता है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा साइनेप्स जो है वो प्रभावित कर रहा है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो खुद उत्तेजक या निरोधात्मक, खुद एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी नहीं होते हैं, बल्कि जो न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट होना है किसी विशेष साइनेप्स के ऊपर वो इसको बनाता है एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द नेटवर्क। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका जो फंक्शंस है उनका पैलेस है और वो किस डिसऑर्डर में उनकी भूमिका है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला जो है हमारा एसिटिकोलाइन है, ये एक एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी यानी कि उत्तेजक और निरोधात्मक दोनों तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। ये उत्तेजना, ध्यान, स्मृति में शामिल मांसपेशियों के संकेचन को नियंत्रित करता है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये न्यूरॉन की मांसपेशियों की कोशिकाओं में हिप्पोकैम्पस के भी साइनेप्स के ऊपर मिलता है। इसका जो रोल है वो अल्जाइमर डिसीज में देखा जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों है। ये हमारे मूड, नींद और भूख में शामिल है, और ये कहाँ पे मिलता है? लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन पर ये मिलता है। डिप्रेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। उसके बाद हमारा आता है GABA, या इसको गाबा, या इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेना गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड। इसका जो ये काम क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी कि मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में अगर बात की जाए तो वो हमारा गाबा है। ये हमारे स्लीप में इन्वॉल्व होता है और मूवमेंट्स को इनहिबिट कर सकता है। एंजाइटी में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका है। उसके बाद आता है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेटरी की बात की जाए तो वो ग्लूटामेट है, और ये सीखने में शामिल होता है, स्मृति गठन, तंत्रिका तंत्र विकास और साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये अल्जाइमर डिसीज, हंटिंगटन डिसीज में ये पाया जाता है, इसकी भूमिका को इन दोनों में पाया जाता है। उसके बाद हमारा नोरेपेनेफ्राइन है जो कि मेनली एक्साइटेटरी काम करता है, और ये अराउजल और मूड में इन्वॉल्व होता है।
उसके बाद डोपामाइन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों तरह का ये काम करता है। ये हमारे कंट्रोल ऑफ मूवमेंट पे काम करता है, सेंसेशन ऑफ प्लेजर पे, और ये ब्रेन के अंदर पाया जाता है। जो डिसीज़ हैं या डिसऑर्डर हैं जिसमें इसकी भूमिका है वो है पार्किंसंस डिसीज़ और सिजोफ्रेनिया में। तो आप इसको याद रखना, डोपामाइन, सिजोफ्रेनिया। उसके बाद आता है हमारा एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स या जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोल सकते हैं, इसका नाम होता है, और ये पेन रिलीफ के लिए ज़्यादा काम करता है। ये इनहिबिटरी न्यूरल रेगुलेशन का काम करता है पेन रिलीफ में। इसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें पेन हो रहा है, पेन में डोपामाइन रिलीज हो, एंडोर्फिन्स रिलीज हो गया तो हमें पेन में हेल्प मिल गई। तो यानी कि उसने कहीं ना कहीं उन कोशिकाओं को आगे मैसेज भेजने से बंद कर दिया है जो पेन को हमारे बढ़ा रही थी। तो इस तरह से ये इनहिबिटरी का काम करता है। क्लीनिंग अप द साइनैप, रेपेटिक और एंजाइम्स। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात की गई है, एक रेपेटिक और एक एंजाइम्स। तो इनमें हम इसके बारे में जानेंगे और किस तरह से जब हमारा साइनैप्स है उस पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाते हैं और हमारा जो मैसेज है वो आगे चला जाता है। तो हम सबके मन में ये बात तो आती है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका क्या हुआ, क्या सारे न्यूरोट्रांसमीटर, तो ऐसा नहीं होगा कि अगले वाली जो सेल थी, जो हमारी पोस्टो साइनेप्टिक सेल्स थी, उसने ग्रहण कर लिए, कुछ ना कुछ तो बचे होंगे, और उनका क्या होना है। अगली उत्तेजना उत्पन्न होने से पहले न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर साइटों से बाहर निकलना पड़ता है, यानी कि उस हिस्से को साफ करना पड़ता है। कुछ प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से दूर चले जाते हैं, यानी कि कुछ तो प्रोसेस में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो अधिकांश हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बने हैं उनके रिपीटक यानी कि पुनर्वापसी नामक एक प्रक्रिया में साइनेप्टिक विसल्स में वापस आ जाएंगे। यानी कि जो हमारी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन थी और उसकी वेसिकल्स थी जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकले थे, वो रेपेटिक की प्रोसेस के द्वारा वापस से उसी सेल के अंदर आ जाएंगे। कुछ दवाएं जैसे कोकीन रेपेटिक की प्रक्रियाओं को रोककर तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे वापस पट्टिकाओं में नहीं लिया जा सकता, और ये है हमारा एसिटिलकोलाइन। क्योंकि एसिटिलकोलाइन का काम जो है वो मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, और मांसपेशियों की गतिविधि तेजी से होने और जारी रखने की आवश्यकता होती है। ऐसा करने के लिए जो हमारा एसिटिलकोलाइन है उसको हम वापस नहीं ले सकते हैं, और ये कंटिन्यूस जो है हमारे साइनेप्स पर बना रहता है। इसके लिए जो प्रोसेस होती है वो सुकिंग अप की प्रक्रिया के लिए इसको प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती है। इसके बजाय विशेष रूप से एसिटिलकोलाइन को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया एक एंजाइम साइनेप्टिक गैप को बहुत जल्दी साफ करता है, और जिसकी प्रक्रिया को हम एंजाइमेटिक डिजेनराइजेशन कहते हैं। यानी कि जो एसिटिलकोलाइन है वो एकमात्र ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रेपेटिक की प्रोसेस द्वारा वापस नहीं जाता है, यानी कि जो हमारा एसिटिलकोलाइन है वो रेपेटिक की प्रोसेस द्वारा नहीं होता है, बल्कि कुछ विशेष एंजाइम्स के द्वारा उसमें डिजेनराइजेशन होता है, यानी कि उसको विशेष एंजाइम्स के द्वारा साइनेप्स पर ही तोड़ दिया जाता है। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो अन्य न्यूरोट्रांसमीटर को भी तोड़ते हैं। कुछ एंजाइटी की एंटी एंजाइटी दवाएं हैं जो वो इस काम को करती हैं, जैसे कि डायजेपाम या जिसको वैलियम आर भी कहा जाता है को बेंजोडाइजेपाम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और मस्तिष्क में प्राथमिक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर गाबा के लिए एग्नोसिस्ट है। एग्नोसिस्ट यानी कि विरोधी, यानी कि अगर ये रिलीज हो गई तो जो गाबा है वो रिलीज नहीं हो पाएगा। मस्तिष्क के क्षेत्र में चिंता, एजिटेशन और भय को नियंत्रित करने के लिए एक भूमिका निभाते हैं। उनमें शामिल है अम्बाडला, ऑर्बिटर फ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला। गाबा की निरोधात्मक क्रिया को बढ़ाकर बेंजोडोपाइन सीधे इन विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को शांत करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन लोगों के मूड को विनियमित और समायोजित करने में मदद करता है। यानी कि जो एंजाइम्स होते हैं उनमें कुछ एंटी एंजाइट्स की दवाई होती हैं, जैसे कि डायजेपम, जिसको हम बेंजोडाइजेपम के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वो क्या करती हैं कि मस्तिष्क के लिए निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा है गाबा, जिसको मैंने बताया था मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसके लिए वो एग्नोसिस्ट है। यानी कि अगर हम ये दवाएं देंगे तो जो हमारा गाबा है वो रिलीज नहीं हो पाएगा, और मस्तिष्क के क्षेत्र में ये चिंता, एजिटेशन और भय को नियंत्रित करने में भूमिका निभाएंगी। उनमें शामिल है मतलब अम्बाडाला जो हमारा ऑर्बिटरी फ्रंटल कॉर्टेक्स, और इंसुला जो है वो गाबा की निरोधात्मक क्रिया को शांत कर देती हैं और मैसेज आगे बढ़ जाता है। और जो हमारा सेरोटोनिन नामक जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो हमारे मूड को जो है मैनिपुलेट करता है या रेगुलेट करता है और समायोजित करने में हमें मदद करता है। यानी कि हमारा मूड जो है वो जो हमारा सेरोटोनिन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेरोटोनिन की भूमिका किसके अंदर होती है?
सिजोफ्रेनिया के अंदर तो सिजोफ्रेनिया कहीं ना कहीं मूड से रिलेटेड होती है, तो इसलिए इसकी भूमिका उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। वन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन में सेरोटोनिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया जाता है, इसलिए यह अगले न्यूरॉन पर रिसेप्टर की तरह पूरी तरह से सक्रिय नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति को अवसाद की स्थिति में छोड़ देते हैं। अवसाद के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ दवाएं है SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रेपेटिक इनहिबिटर्स जिसको कहा जाता है, यानी कि जो सेरोटोनिन की जो हमारी रिलीज है उसको कम कर देती है ये दवा। और ये मानसिक रोगों में ये बहुत ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। जब आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ोगे तो इस दवा का यूज़ आप हर जगह देखोगे, डिप्रेशन के लिए, सिजोफ्रेनिया के लिए, बहुत सारे डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। जो SSRIs है वो सेरोटोनिन के रिपीटर को रोक देते हैं, यानी कि सेरोटोनिन जब रिलीज होता है तो वो उसको वापस नहीं जाने देते और ये साइनेप्स में उपलब्ध सेरोटोनिन को रिसेप्टर साइट के साथ बंधन में छोड़ देते हैं। और इस बात को समझना है कि अगर सेरोटोनिन का लेवल जो है वो कम है तो जो हमारी मनोदशा है उसका लेवल भी कम होगा और फुल्ली हम अंडरस्टूड होंगे। SSRIs अवसाद, चिंता और OCD के लिए प्रभावी है। तो इस दवा का आप नाम याद रखना। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताएं कि आप लोगों को मेरा लेसन कैसा लगा है। बहुत मेहनत करके और बहुत डीप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाती हूँ, तो थोड़ी कोशिश भी की है कि मैं स्लो पढ़ाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ाऊँगी तो जो लेसन है वो आपके लिए कहीं लंबा हो के बोर ना हो जाए। सो प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताना ज़रूर। थैंक यू।